जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें हमने एक पार्ट कल हमने फिनिश कर लिया हुआ था। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो बच गया हुआ था उसको हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था बोर्ड में इससे एटलीस्ट 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और नीट में 4 से 8 नंबर पक्के हैं। सो कल वाले लेक्चर को, आज वाले लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। देखिए, याद कीजिए कल जब बात हुई थी तो कल मैंने बताया हुआ था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक होता है नेचुरल मेथड। ठीक है, और नेचुरल मेथड के बारे में बता दिया हुआ था मैंने आपको कि नेचुरल मेथड 3 होता है। एक होता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस, जिसको बोलते हैं रिदम मेथड, इसी को बोला जाता है सेफ पीरियड। ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरे की बात किए हुए थे तो दूसरा था हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया, और तीसरा था हमारा विड्रॉल मेथड। ठीक है, तो हमने कल नेचुरल मेथड देख लिया हुआ था। उसके बाद जब हम आए हुए थे अपने दूसरे मेथड पे, तो हमारा दूसरा मेथड था बैरियर मेथड, जिस मेथड में मैंने आपको बताया हुआ था व्हाट इज कॉन्ड्रम, व्हाट इज फेमिडोम्स। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम, फिर आपका हो गया था वाउल्स, हो गया था सर्वाइकल कैप्स, हो गया था। इन सब के बारे में कल आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड्स के बारे में, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब केमिकल मेथड की आप बात करेंगे तो उनमें एक आता है क्रीम। ठीक है, क्रीम, जिसका एग्जाम्पल है एक डेल्फिन, याद रखिएगा। ठीक है, जेली भी एक क्रीम है, सॉरी जेली भी एक केमिकल है, जिसका एग्जाम्पल है परसेप्टिन हो गया, वोल्पार पेस्ट हो गया, ETC। जब टैबलेट की बात करें, क्योंकि टैबलेट भी तो केमिकल से ही बना हुआ होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लोरोमिन टी हो गया, जिसको कॉन्टैब बोलते हैं। ठीक है, चौथा स्पॉन्जी फोम। ठीक है, जो फोम जो होता है ना, फोम टाइप का वैसे ही होता है, जिसका एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है नॉन ऑक्सीनल 9। ठीक है, नॉन ऑक्सीनल 9, जिसका आज अभी के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो केमिकल मेथड्स होते हैं, चाहे जेली हो, क्रीम हो, टैबलेट हो, स्पॉन्जी फोम हो, अब ये करते क्या है भैया? तो ये रिलीज करते हैं कुछ एसिड्स, जैसे कि बोरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, KMNO4 एसिड हो गया, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट एसिड भी बोलते हैं। अब ये जो एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसको डिसरप्ट कर देते हैं, यानी कि उसको तोड़ देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो जो एसिड होता है वो क्या करता है? स्पर्म को किल कर देता है, मार देता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, यह था हमारा तीसरा नंबर, केमिकल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDS, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर IUCDS, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बात बराबर है, बात सेम ही है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस मतलब यूट्रस में, और डिवाइसेस
यानी कि ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको कि यूट्रस में फिक्स किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर IUCDs, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए, इट इंसर्टेड बाय with the help of medical practitioner like doctor, nurse, but not by self insertion। ठीक है, ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है जो कि यूट्रस में फिक्स किया जाता है, ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब कौन हो गए, जिन्होंने प्रॉपर मेडिकल की पढ़ाई करी हुई है। जैसे कि मैंने पढ़ाई करी है मेडिकल साइंस की, तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें प्रॉपर हमें सारा पढ़ाया गया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हर चीज में मेडिकल की चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसमें उसको ट्रेंड किया जाता है। तो ये जो IUDs होता है, ये IUDs कोई डॉक्टर या फिर नर्स, कंपाउंडर सब जो होते हैं, वहीं उस फीमेल के बॉडी के, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में उसको फिट कर सकते हैं, बट नॉट बाय सेल्फ इंसर्शन। इसको सेल्फ से फिट नहीं किया जा सकता है, खुद से इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको इंसर्ट करने के लिए किसी न किसी डॉक्टर या फिर नर्स की नीड होती ही है। ठीक है, अब देखिए, ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसर्टेड IUDs, यानी कि नॉर्मल IUDs जो होता है, जिसका एग्जाम्पल है एक लिप्स लूप। ठीक है, जो कि क्या करता है, फैगोसाइटिक WBC, यानी कि WBC को किल करता है, यानी कि जो सेल के अंदर जो WBCs होते हैं उनको किल करता है, मारता है। मोर्टिलिटी ऑफ ओवम इंक्रीजेस, यानी कि ओवम का जो मृत्यु दर है ना, वो एकदम इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो ओवम आ रहा होता है उसको आते ही फटक से उसको मार देता है। साथ ही साथ स्पर्म मोटिलिटी को यहाँ पे डिक्रीज करता है, यानी कि स्पर्म जो आगे बढ़ रहा होता है उसको भी आगे बढ़ने से रोक देता है, नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंसर्टेड IUDs का एग्जांपल लिप्स लूप। सेकंड है कॉपर कंटेनिंग IUDs, दैट इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन। याद रखिएगा, नीट हो चाहे बोर्ड हो, बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में और नीट में तो पूछा ही जाता है कि जैसे ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि जो LNG-20 है, LNG-20 हार्मोनल IUDs है या फिर कॉपर कंटेनिंग IUDs है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला था हमारा इंसर्टेड IUDs, जिसमें हमने पढ़ लिया था लिप्स लूप के बारे में। जो हमारा दूसरा IUDs है, वो है कॉपर कंटेनिंग, यानी कि इस IUDs में क्या होता है, यानी कि इस इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में क्या होता है, कॉपर पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7। ठीक है, जैसे जब बात करते हैं कॉपर टी की, ठीक है, तो इसका शेप जो है ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसका शेप जो है कॉपर टी का, ये क्या है, ये है कॉपर टी। ठीक है, इस कॉपर टी को क्या कर दिया जाता है, जो फीमेल का यूट्रस है, जो फीमेल का गर्भाशय है, उस गर्भाशय के ऊपर में इसको ऐसे लगा दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे ये लगा दिया जाएगा तो जो ओवम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और ना ही स्पर्म आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये इसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। तो ये है कॉपर टी। कॉपर 7 भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर 7। ये दोनों क्या है, ये दोनों है कॉपर कंटेनिंग IUDs, यानी कि जिनमें क्या होता है, कॉपर का अमाउंट पाया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल ने कॉपर टी लगवाया या फिर कॉपर 7 लगवाया, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो IUDs होता है ना, ये 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे रिलीज करता है ब्लड में। ठीक है, अब जैसे ही ये 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे रिलीज करेगा ब्लड में, वैसे ही क्या होता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है, वो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ
जो स्पर्म के पास फर्टिलाइजेशन पावर होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये था कॉपर कंटेनिंग आईयूडीएस, याद रखिएगा, कॉपर टी, कॉपर 7। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला हार्मोनल आईयूडीएस। ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें हार्मोन का अमाउंट पाया जाएगा, जिनका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक है प्रोजेस्टेरेट, दूसरा है LNG-20। ठीक है, LNG का पूरा नाम होता है लीवोनॉर्गेस्ट्रल, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आईयूडी होता है वो 3 प्रकार का होता है। इंसर्टेड आईयूडीएस, जिसका है एग्जाम्पल लिप्स लूप, कॉपर कंटेनिंग आईयूडीएस, जिसका एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, और हार्मोनल आईयूडीएस, जिसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरेट। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो कि ऑप्शंस में बहुत बार नीट के, स्पेशली नीट के लिए है ये, कि नीट में ऑप्शंस में दे दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और आपको पता ही है, मेरे से यदि बायो पढ़ रहे हो और यदि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन छूट रहा है फिर तो बेकार है। ठीक है, इसीलिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और ना ही मैं छूटने दूंगा। ठीक, सो जो प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड आईयूडी होगा वो उसमें एक आएगा प्रोजेस्टेरेट, प्रोजेस्टिन, LNG-20, जिसका नाम है लीवोनॉर्गेस्ट्रल, अल्फा कीटो डेसोगेस्ट्रल। यदि ईस्ट्रोजन रिलेटेड आईयूडी की बात करेंगे तो ईस्ट्रोजन, उसके बाद इथेनाइल एस्ट्राडायोल। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल का मतलब क्या होता है, पता होगा सभी को। ओरल का मतलब माउथ। क्या होता है, ओरल का मतलब माउथ। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी को रोकता है। नेक्स्ट, पिल्स, पिल्स मीन्स क्या होता है, मेडिसिन, यानी कि ऐसा मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे और जिसको मुंह के द्वारा खाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन है तो मुंह के अंदर ही इनटेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, यानी कि वैसी पिल्स, वैसी मेडिसिन जिनको हम माउथ के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, जिनको भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की नीड होती है, जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब देखिए ये जो पिल्स होता है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है डेली यूज वाला, ठीक है, जो डेली फीमेल्स खाती हैं। दूसरा होता है वीकली यूज, जो हफ्ते में एक बार खाया जाता है। एंड तीसरा होता है मंथली यूज, जो कि मंथ में यानी कि महीने में एक बार लिया जाता है। ठीक है, अब जो मंथ में एक बार लिया जाता है उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्विनेस्ट्रॉल। क्या है, क्विनेस्ट्रॉल। जब वीकली यूज की बात करें तो सबसे फेमस और सबसे VVI क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा, सहेली। ठीक है, इस सहेली पिल को क्या किया जाता है, वीकली लिया जाता है, यानी कि हफ्ते में एक दिन इस मेडिसिन को लिया जाता है। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉयडल OCPs होती है, यानी कि इनमें स्टेरॉयड नहीं पाया जाता है। प्रिपेयर्स इन CDI, इसको जो बनाया जाता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए, इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए, इसके लिए, नीट के लिए। ठीक है, कि जो सहेली पिल है, सहेली पिल को बनाया कहां पे जाता है, तो सहेली पिल को जो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, वो CDI, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इस जो सहेली मेडिसिन जो लेती है उनको, उनमें क्या किया जाता है, स्टार्टिंग टेक 2 टैबलेट्स वीकली,
टिल 3 मंथ्स, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है उस 3 महीने में 2 टैबलेट एक वीक में लेना होता है, ठीक है। उसके बाद 1 टैबलेट वीक में एक बार लेना होता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जब तक प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने में 2 टैबलेट पर वीक, और उसके बाद जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही, नहीं चाहिए, तब तक 1 टैबलेट पर वीक, ठीक है। क्लियरली सहेली पिल को ऐसे खाया जाता है। डेली यूज वाला पिल जो होता है, डेली यूज ओसीपी, इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है मिनी पिल, एक होता है मल्टी पिल। मल्टी ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात होगी इसको उल्टा होगा, ठीक है, यानी कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंगल टैबलेट पर डे, यानी कि 1 टैबलेट पर डे लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पीओपी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल, ठीक है। अब देखिए जब बात करेंगे मल्टी पिल्स की, ठीक है, तो मल्टी पिल्स में 2 कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है मोनोफेजिक और दूसरा होता है मल्टीफेजिक, ठीक है। एक होता है मोनोफेजिक और दूसरा होता है मल्टीफेजिक। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि मोनोफेजिक क्या होता है और मल्टीफेजिक क्या होता है। देखिए मोनोफेजिक, मोनो मीन्स 1 एंड फेज मीन्स जो चरण होता है, स्टेप होता है। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E फॉर एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मोनोफेजिक वाले में क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन ऐसा मेडिसिन होता है, यानी कि वैसा मेडिसिन इसमें इनटेक करना होता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, वो थोड़ा ज्यादा कम इधर उधर ये नहीं होना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल होता है माला डी हो गया, माला एन हो गया। नेक्स्ट मल्टीफेजिक, इसमें भी है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। इसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, लेवल 21वें दिन तक इंक्रीज होता है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो मल्टीफेजिक होती है ना, इस ये मल्टीफेजिक मेडिसिन जो होता है वो 21 डे का कोर्स होता है, यानी कि 21 दिन की ये मेडिसिन होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट होता है, यानी कि उस फीमेल को 5th डे से ये मेडिसिन स्टार्ट करना होता है एंड 25th डे पे ये उसको एंड करना होता है। 5th डे पे स्टार्ट एंड 25th डे पे उसको एंड करना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट for 7 days no pill required, called pill free days, ठीक है, called pills free days, called pills free days, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अप्रोक्स 28 डेज का होता है, तो इन्होंने भी वही मेजर किया है, इन्होंने भी वही लिया है। इधर बचा कितना दिन, इधर 5th डे से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 4 दिन इधर और 3 दिन इधर, 26th डे, 27th डे और 28th डे, यानी कि टोटल 7 डेज जो होता है उसमें कोई पिल नहीं लेना होता है, कोई मेडिसिन नहीं लेना होता है। इसलिए इस पिल को बोलते हैं इन डेज को बोलते हैं पिल्स फ्री डेज, यानी कि ऐसा दिन जिसमें मेडिसिन नहीं लेना होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ट्राइक्विलियर और ऑर्थोनोवम, ठीक है। ट्राइक्विलियर हो गया, ऑर्थोनोवम, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इम्प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट जैसे मैच स्टिक होता है ना, मैच स्टिक, इसका मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूं, देखिए दिख रहा होगा ये, ठीक है। इसमें क्या है, मैच स्टिक है। ये मैच स्टिक टाइप का क्या होता है, यहाँ पे ये इम्प्लांट होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा आर्म है ना, ये वाला, इसका जो अपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं फैन के शेप में। जैसे फैन का जो पंखा होता है वो इस टाइप का होता है ना, उसमें गैप ज्यादा होता है, तो वैसे ही इनमें सिक्स इसको ले लिया जाता है, 6 मैचस्टिक टाइप इंजेक्टेबल डिवाइस को, और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कुछ इसी तरीके से ऐसे उसको या फिर इस तरीके से इसको क्या करते हैं, यहीं पे आर्म में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देख लीजिए, दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस होती है ना, इनमें हार्मोन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब VVI मैं नोट भी करवा रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं। दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, ये जो डिवाइस है ना, ये जो यंत्र है ना, इनमें हार्मोन पाया जाता है। विच आर इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि इससे क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो मान लीजिए जो मेडिसिन वगैरह है, यदि उन मेडिसिन का बीच में फिर छूट जाए तो फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, फिर चांसेस होगा कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो सकती है। बट ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये एक लंबे समय के लिए होता है, यानी कि यदि एक बार इम्प्लांट कर दिया जाता है तो कुछ ऐसा, इनमें भी अलग अलग टाइप का, जैसे मेडिसिन होती है ना अलग अलग टाइप की, वैसे ही इनमें इम्प्लांटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जैसे 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 एक होता है नॉर प्लांट, तो वो जो नॉर प्लांट होता है वो 5 साल तक वो उसकी वैलिडिटी 5 साल तक होती है, यानी कि यदि नॉर प्लांट का यूज करवाते हैं तो जो फीमेल होगी वो 5 इयर्स तक उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। तो चलिए इसमें और डीप में देख लेते हैं। इम्प्लांट ये क्या है, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस है, जिसको इम्प्लांट किया जाता है कहाँ पे, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए इसको इम्प्लांट यानी कि अंदर में डाल दिया जाता है। नॉरप्लांट इज प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस, यानी कि जो नॉरप्लांट है इसमें, नॉरप्लांट में सिर्फ प्रोजेस्टिन पाया जाता है। ठीक है, हैविंग 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल। ठीक है, जो मैचस्टिक टाइप का मैंने बताया ना, स्मॉल सिलिकॉन का कैप्सूल टाइप होता है, मैचस्टिक टाइप होता है, जिसको ईच हैव नॉर्गेस्ट्रल, सभी के पास क्या होता है, नॉर्गेस्ट्रल होता है। दे आर इंसर्टेड अंडर द स्किन इन अ फैन शेप्ड मैनर इनसाइड अपर आर्म और फोर आर्म थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। ठीक है, यानी कि छोटा सा कट लगाया जाता है, बहुत छोटा सा कट लगाया जाता है, और उसके बाद ये जो 6 सिलिकॉन की जो मैचस्टिक टाइप कैप्सूल टाइप जो है ना, उनको फैन के शेप में, फैन की जो पंखुड़ी होती है ना, उनको इसी टाइप के शेप में, इसी तरीके से वो जो 6 यहाँ पे सिलिकॉन का कैप्सूल टाइप जो होता है उसको अपर आर्म के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है, अपर आर्म के अंदर में घुसा दिया जाता है। जैसे ये है ना, ये वाला आर्म, ठीक है, तो ये जो आर्म है ना, इसका अपर वाला भाग यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे जो 6 सिलिकॉन कैप्सूल टाइप थी ना, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इम्प्लांट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर में डाल देते हैं, जिसके कारण वो जो जिस भी पेशेंट को हम ऐसे डालेंगे, जिस भी पर्सन को हम ये इम्प्लांट करेंगे नॉर प्लांट वाला, वो 5 साल तक वो पापा या मम्मी नहीं बन सकता है। ठीक है, 5 साल के लिए उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट कर लेगा। सुचरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सुचर का मतलब क्या होता है, टाका। ठीक है, तो लग रहा होगा कि सर ये बड़ा मतलब कि वो ऐसा होता होगा कि ज्यादा कट मारते होंगे, फिर इसमें टाका देना पड़ता होगा, दर्द ज्यादा होता होगा। तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खास इसमें नहीं होता है, बहुत हल्का सा कट लगाया जाता है, नाम मात्र, जो कि पता भी नहीं चलता है, बहुत ज्यादा पेन भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई खास कट नहीं लगाया गया, तो उसमें सूचरिंग यानी कि टाके की भी कोई जरूरत नहीं होती है, टाका नहीं मारना पड़ता है। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट, नॉर प्लांट रिमेन इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 इयर्स। जो नॉर प्लांट होता है वो अप्रोक्स 5 साल तक, जो नॉर प्लांट होता है वो अप्रोक्स 5 इयर्स तक उसकी वैलिडिटी होती है। मैंने ये चीज आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लानोन इज ए सिंगल रॉड डिवाइस विच इज इम्प्लांटेड थ्रू वाइड बोर्ड नीडल। ठीक है, जैसे कि इम्प्लांट था, तो इम्प्लांट में आपका एक एग्जांपल तो आ गया ये नॉर प्लांट। ठीक है,
एक एग्जाम्पल आ गया नॉर प्लांट, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इम्प्लेनोन। क्या है, इम्प्लेनोन। नॉर प्लांट में क्या होता था कि नॉर प्लांट में 6 स्मॉल सिलिकॉन की कैप्सूल होती थी जिसको अपर आर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसको भी, इम्प्लेनन को भी क्या किया जाता है, यहां पे इसको अपर आर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसमें सिंगल रॉड डिवाइस, वो जो डिवाइस था उसमें 6 था, इसमें एक ही होता है, हल्का सा चौड़ा सा होता है, जिसको अपर आर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो इम्प्लेनन कंटेन्स, इम्प्लेनन जो होता है उनमें 3 कीटो डेसोगेस्ट्रल पाया जाता है, और ये जो इफेक्टिव होता है वो 3 साल तक होता है। यानी कि नॉरप्लांट की जो वैलिडिटी थी वो थी 5 इयर्स की, और ये जो वैलिडिटी होती है इम्प्लेनन की वो होती है 3 इयर्स की। अब वाई 3 इयर्स और 5 इयर्स की अलग अलग, अब सभी के मन में डाउट आ रहा होगा। तो देखिए 3 इयर्स और 5 इयर्स का अलग अलग इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे कपल होते हैं जो कि ये प्लान कर चुके होते हैं कि हमें अभी एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स तक बेबी प्लानिंग नहीं करनी है। ठीक है, बट कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं 5 ईयर थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, सो हमें 2.5 से 3 साल तक हमें बेबी प्लानिंग नहीं करनी है। सो वैसे कपल क्या करते हैं, जो इम्प्लांट में ये इम्प्लानोन का यूज करवाते हैं, यानी कि इम्प्लानोन को अपने अंदर में इंसर्ट करवाते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए जब यूजर की बात करेंगे, किसका यूजर सबसे ज्यादा है, तो एज यूजुअल सभी को पता होगा। ठीक है, बचपन में स्पेशली गांव घर में जो होते हैं, गांव घर में बच्चों को देखोगे जो सरकारी अस्पतालें होती है वहां पे चले जाएंगे, वहां से कॉन्डम्स के पैकेट को ले आएंगे और वहां पे बैलून बना करके उनसे खेलते रहेंगे। तो जनरली ये बहुत ज्यादा यूज जो किया जाता है, वो सबसे ज्यादा यूज जो किया होता है वो इस कॉन्डम का किया जाता है। ठीक है, उससे कम ओसीपी जैसे सहेली मेडिसिन वगैरह का यूज किया जाता है, उससे कम आईयूडी का, और सबसे कम सर्जिकल मेथड का। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज कॉन्डम का होता है और सबसे कम सर्जिकल मेथड। ऑब्वियस सी बात है कि लोग इससे डरते भी हैं कि इसके ऑपरेशन करवाएंगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सो बाकी सर्जिकल मेथड होता क्या है आगे अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये तो वैसे एक्चुअल हो गई, ये एक्चुअल फैक्ट हो गया। ठीक है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी कभार एनसीईआरटी क्या होता है, पगला जाता है। ठीक है, पता नहीं उसको ससुरी को क्या क्या करना होता है, कुछ से कुछ भी। अब देखिए कभी कभार वैसे गलती सबसे भी होती है, तो जैसे जब आप याद कीजिए, जब उसमें होगा पढ़े होइएगा आप, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो वायरस वाला टॉपिक है उसमें भी उससे पहले वाले एनसीईआरटी में कुछ गलत दिया हुआ था, फिर उसने उसको करेक्शन किया। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले वो लिखता था कि वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी इस्थमिक रीजन पे होता है, जबकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ एम्पुलरी रीजन पे ही होता है, यानी कि एम्पुला पे ही होता है। ठीक है, सेम वैसे ही जो रियल फैक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर जो होता है वो कॉन्डम का होता है, देन ओसीपी का, एंड देन आईयूडी का, और सबसे कम सर्जिकल मेथड का। ठीक है, बट एनसीईआरटी ने जो बेवकूफी करी है उस बेवकूफी के अकॉर्डिंग, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आईयूडी का सबसे ज्यादा यूजर है। ठीक है, तो बाय कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा यूजर है वो कॉन्डम का ही ऑब्वियसली यूजर है, देन ओसीपी, देन आईयूडीएस, एंड देन सर्जिकल मेथड। ठीक है, बट यदि वैसे नीट में ये क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ये एक नॉलेज पर्पस के लिए है, बट यदि रेयर केस में यदि नीट में ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आपको इसी वाले पे टिक करना है, क्योंकि नीट का जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। यदि एनसीईआरटी में कोई चीज गलत लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी चेक होता है। ठीक है, सो यदि नीट में आए तो आपने यही टिक करना है, बट रियल याद रखिएगा कि इस तरीके से इसका सीरीज होता है। ठीक है, बाकी होप कि जो न्यू एनसीईआरटी अगेन आएगी उसमें सब चीज फिर से ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब एवरेज फेल्योर रेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है, कोई स्टूडेंट ऐसे प्रॉपर ढंग से किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो जेई की हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, व्हाटएवर किसी भी चीज की वो प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वो एग्जाम निकलेगा ही, क्योंकि जैसे नीट ही है तो नीट में
18 से 19-20 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं, बट उनमें से सीट जो है वो बहुत लिमिटेड है। वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को मिला करके अप्रोक्स 1 to 1.5 तो नहीं, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास में है, उससे कम ही है। ठीक है, सो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सभी को होगा। सेम वैसे ही जितनी ये मेडिसिन हो, जितनी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है ना, उनमें भी कुछ फेल्योर रेट डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो उन फेल्योर रेट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि यदि मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली वो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको चाहे वो बोर्ड हो, नीट हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, याद रखिएगा उसका फेलियर रेट, सॉरी मतलब कि वो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको डीप में पढ़ाऊंगा ही, और इस तरीके से कि आपको बोर्ड हो, नीट हो, चाहे आपके लाइफ का पर्पस हो, सभी का आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम है तो सभी का पास होना जरूरी नहीं है। और मान लीजिए कि कोई ऐसे कभी भी रैंडम आपके पास आया और आके सीधा आपको एकदम भौकाल मार रहा हो और आपको एकदम डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तो जब भी कोई आपको इस तरीके से बोले तो सिंपली आपको उसको बोलना है, क्या बोलोगे उसको, कि कोई दिक्कत नहीं, अपना तुम्हारा तो सिर्फ अभी वक्त आया है, अपना भी दौर आएगा। क्या आएगा? दौर आएगा। ठीक है, खैर छोड़िए। तो देखिए अब बहुतों को ये होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और इधर एवरेज फेलियर रेट। ठीक है, पर 100 वुमन की बात करेंगे, 100 वुमन में कितने प्रेगनेंसी में एवरेज फेलियर रेट जो होता है 90% जो होता है किसी का भी नहीं, यानी कि 90% का मतलब ही क्या हो गया कि मतलब कि फुल्ली ऑलमोस्ट फुल्ली कि वो फेल हो ही जाएगा, तो ऐसा किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, जो नेचुरल मेथड होता है ना, रिदम मेथड, ठीक है, जिसमें पीरियडिक एब्स्टिनेंस में जो मेथड होता है उसका फेलियर रेट 20 to 30% है। ठीक है, यानी कि 100 में से अप्रोक्स 20 फीमेल्स ऐसी भी हो जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इनमें होता क्या है कि देखिए, जो हमारा बॉडी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो हमेशा साथ ही देता है, कभी कभार जो होता है ना हमारा शरीर हमें ही धोखा दे देता है, पता है ना, भरोसा आजकल किसी पे नहीं रहा जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो नेचुरल मेथड है, इस नेचुरल मेथड में होता क्या है कि कभी कभार मैंने पहले भी बताया हुआ था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, या फिर उसका फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, किसी भी हेल्थ के कारण उसका यदि हेल्थ खराब हो रहा है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाए किसी मंथ, या फिर हो सकता है कि किसी मंथ कुछ दिन पहले हो जाए, कुछ दिन बाद हो जाए। ठीक है, कुछ ज्यादा दिन पहले हो जाए, कभी कभी कुछ ज्यादा दिन बाद में हो जाए, तो उस केसेस में कभी कभार वो फेल भी हो सकता है। तो नेचुरल मेथड का जो फेलियर रेट है वो 20 to अप्रोक्स 30% है। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, कोइटस इंटरप्टस जिसको बोलते हैं विथड्रॉल मेथड, यानी कि जिसमें पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता था। तो इसमें मैंने तो पहले ही बताया हुआ था कि डेफिनेटली इसका फेलियर रेट हाई होता है, सभी से यदि बोला जाए तो इसी का फेलियर रेट हाई माना जाएगा। वैसे यहाँ पे उसने लिखा है, बट एक्चुअल जो फैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसी का हाई माना जाएगा, बिकॉज मैंने बताया हुआ था कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस टाइम मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों को प्रॉपर अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो सीमेन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली इसका जो फेलियर रेट है वो ज्यादा होता ही है। नेक्स्ट, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जैसे जेली मैंने बताया था, फोम मैंने बताया था, टेबलेट मैंने बताया था, क्रीम मैंने बताया था, तो उन सब का भी फेलियर रेट होता है अप्रोक्स 20%। ठीक, बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम्स हो गए, फेमिडोम्स हो गए, सर्वाइकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया, वाल्ट हो गया, उनका जो फेलियर रेट होता है वो 10 to 15% होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, यानी कि जो मुंह के द्वारा खाने वाली दवाइयां जो होती है उनका जो फेलियर रेट होता है वो अप्रोक्स 2 to 3% होता है। यदि बात करेंगे इम्प्लांट की तो उसका फेलियर रेट 1% से भी कम होता है, यानी कि कहा जाए तो सबसे बेस्ट यदि माना जाए तो वो ये इम्प्लांट ही होता है। ठीक है,
उसके बाद आईयूडी की, ठीक है, आईयूडी भी एक बेस्ट है। तो आईयूडी का अप्रोक्स 6% फेलियर रेट होता है, बाकी 94% जो होता है वो इसका सक्सेस रेट होता है। यानी कि सबसे बेस्ट यदि बोला जाए तो सबसे बेस्ट हो गया आपका इम्प्लांट, एंड देन आपका हो जाएगा ये वाला आईयूडीएस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हमारा सर्जिकल मेथड, ठीक है। उधर जो हमने देखा उधर था नॉन सर्जिकल मेथड्स को हमने देखा है, ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल मेथड देखा, बैरियर मेथड देखा, उसके बाद केमिकल मेथड देखा, इम्प्लांट देखा, ओसीपी देखी, आईयूडीएस देखी। ये सब हमने वहां पे जो देखे अभी पढ़े हुए हैं वो सब क्या था, नॉन सर्जिकल मेथड था, जिसमें कोई सर्जरी की नीड नहीं थी। लेकिन ये वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इसी का दूसरा नाम दिया जाता है टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। यानी कि देखिए बहुत केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है फिर मेल सोचता है कि क्योंकि कपल है तो उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना वो एक लाजिब सी बात है, वो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो अब वो ये सोचते हैं जिनकी मान लीजिए कि जिनकी एज हो गई हो, ठीक है, अप्रोक्स 40-45 हो गई हो, तो फिर वो ये सोचते हैं कि जब और उनके जो बच्चे हैं वो भी 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारा फैमिली अब कंप्लीट हो चुका है, अब हमें और बच्चों की नीड नहीं है, देन वाई हम अदर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड का यूज करें। हम एक ही बार उसको सर्जरी करवा करके क्यों ना उसको जो है परमानेंट के लिए वो बंदी कर दे, कभी प्रेगनेंसी हो ही ना सके, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो है वो इसका चूज करते हैं, सर्जिकल मेथड का चूज करते हैं, ठीक है, जिनका फैमिली प्रॉपर संपन्न हो गया हो। ये जो सर्जिकल मेथड है इसी को बोला जाता है टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सर्जिकल मेथड्स आर परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो ये सर्जिकल मेथड होता है ना, ये परमानेंट मेथड होता है, मैंने पहले ही बताया, फिर इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार जो सर्जरी कर दिया गया तो फिर वो दोबारा कभी माया पापा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक एज आने के बाद ही लोग इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी कि जो यूजर है इनके सबसे कम यूजर हैं, बहुत कम ही लोग इसको प्रीफर भी करते हैं, ठीक है। अदरवाइज लोग कॉन्डम्स हो गया, ओसीपीस हो गई, आईयूडीज हो गई, इसी सबको प्रीफर करते हैं, ठीक। सो दिस मेथड इज कम्स अंडर ऑपरेटिव प्रोसीजर। यानी कि ये जो मेथड है इसमें ऑपरेशन, इसमें जो डॉक्टर होते हैं, जो एमएस डॉक्टर होता है, जो सर्जन होते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, जो कि सीमेन, मेल में सीमेन के पैसेज को और फीमेल में ओवा यानी कि ओवम के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द टेक्निक आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर। यही जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी कहते हैं। याद कीजिए मैंने बताया हुआ था, एक होता है इनफर्टिलिटी, एक होता है स्टेरिलिटी। और जो इनफर्टिलिटी होता है उसको मेडिकेशंस के द्वारा, उसको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनमें प्रॉपर स्टेरिलिटी है वो कभी माँ या पापा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या था, परमानेंट मेथड था फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। तो इनमें स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, जो भी मेल या फिर फीमेल ऑपरेशन करवाता है या करवाती है उनको प्रॉपर ढंग से स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, जिससे कि वो आगे माँ या पापा नहीं बन सके, ठीक है। ये जो सर्जिकल मेथड है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। जो वैसेक्टोमी है वो मेल में किया जाता है, और जब हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की तो वो किया जाता है फीमेल में, ठीक है। जो वैसेक्टोमी है वो मेल में किया जाता है और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेल में होता है वॉस डिफरेंस, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो उस वॉस डिफरेंस को ही काट देते हैं, ठीक है। याद कीजिए स्पर्म का पाथ जो मैंने बताया हुआ था, तो मैंने बताया हुआ था कि जो स्पर्म पाथवे की जब हम बात करेंगे तो वो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टेस्टिस के सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में होता है, वहां से वो रेटी टेस्टिस में आता है, रेटी टेस्टिस से वो वॉस इफ्रेंस में आता है, वॉस इफ्रेंस से एपिडिडाइमिस में आता है, देन वहां पे वॉस डिफरेंस में आता है, ठीक है। तो वहीं जो वॉस डिफरेंस वाला पार्ट होता है ना,
उसके बाद वो आगे आता है पेनिस में, और जब फिर कोपुलेशन होता है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है। ठीक है, यहां तक मैंने बताया हुआ था। तो अब डॉक्टर करते क्या है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा नो डाउट। ठीक है, स्पर्म तो बनेगा, लेकिन स्पर्म बन के जो पेनिस पे जाएगा तो उससे पहले ही जो वॉस डिफरेंस आता है वहीं पे, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, मैं किसी चीज का एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए ये राइटिंग पेन का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये है वॉस डिफरेंस। क्या है ये? वॉस डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए यहाँ पे टेस्टिस है। अब टेस्टिस सॉरी हाँ ये टेस्टिस है, तो यहाँ से क्या होगा, इस टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन के वो कहाँ पे जाएगा आगे, वॉस डिफरेंस में। तो वॉस डिफरेंस के बाद ही तो वो जाएगा ना पेनिस में, और जब फिर कॉपुलेशन होगा तो ये जो पेनिस है, यही पेनिस जो अपना सीमेन होगा, अपना स्पर्म जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ देगा। तो डॉक्टर करते क्या है, ये जो वॉस डिफरेंस होता है ना, इसको बीच से ही काट देते हैं। ठीक है, और बीच से काटने के बाद ऊपर वाले को ऊपर में ही बांध देते हैं और नीचे वाले को नीचे करके बांध देते हैं, जिसके बाद कोई उपाय ही नहीं रहेगा कि स्पर्म आगे पहुंच पाए। तो जब स्पर्म पेनिस तक आ ही नहीं पाएगा तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेल के बॉडी से सीमेन निकलेगा। ठीक है, यानी कि इजैकुलेशन होगा। जो मेल के बॉडी से जो फीमेल के बॉडी में जाता है वो जाएगा भी, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि स्पर्म ही तो आगे फर्टिलाइज करेगा ना, तभी तो प्रेगनेंसी आएगी। तो जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइज कहाँ से होगा, फिर प्रेगनेंसी कहाँ से आएगी। तो वही डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो वॉस डिफरेंस होता है उस वॉस डिफरेंस को काट देते हैं, और काट करके ऊपर वाले को ऊपर वाले पार्ट के साथ सिल देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले पार्ट के साथ सिल करके उसका जो कंप्लीट जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। किसमें? वैसेक्टोमी में। ठीक है, नाम से ही है VAS, वॉस डिफरेंस से वैसेक्टोमी। ठीक है, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब किसमें था, फीमेल में, तो ट्यूबेक्टोमी। तो यहां से याद रखिएगा, वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। ठीक है, अब देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। ठीक, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो क्या था, ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ओवरी में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब जब ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है वो वहां से कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो एम्पुला वाला रीजन होता है वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे स्पर्म आता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो MS होते हैं, सर्जन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फैलोपियन ट्यूब को ही काट देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फैलोपियन ट्यूब को काट दिए, वो जो ओवम होगा वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, और ना ही स्पर्म यहाँ फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में आ पाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि स्पर्म ओवम मिल ही नहीं पाएंगे, जिनके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और यही दोनों जो प्रोसीजर है यही है सर्जिकल मेथड है फैमिली प्लानिंग का। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वैसेक्टोमी में इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल। ठीक है, वॉस डिफरेंस आर ब्लॉक्ड बाय कटिंग। ठीक है, एंड टाइड देम सो स्पर्म आर अनेबल टू पास डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दिख रहा होगा ये मेल वाला, ये कहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे वैसेक्टोमी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वैसेक्टोमी मेल वाले पार्ट में। ये क्या है, ये है पेनिस। ठीक है, ये क्या है, ये है टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है, ये है वॉस डिफरेंस, ये जो है यहाँ पे वॉस डिफरेंस। अब टेस्टिस से क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म बना। ठीक है, आगे गया, यही तो होता था ना, यही तो होता था, और यहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होता, सॉरी यहीं पे तो होता था, और फिर यहाँ पे आगे में जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता था। अब डॉक्टर क्या करते हैं,
यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म तो बनेगा, हमेशा बनेगा, वो यहीं से काट देते हैं, ठीक है, यहीं से दोनों साइड को काट देते हैं और काटने के बाद इसको जो काटने के बाद बीच में यहाँ से ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं और इस थोड़े पार्ट को लेकर के ऊपर की ओर सिल दे देते हैं, ऐसे बांध देते हैं और इधर वाले पार्ट को इधर ला करके ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। सेम इधर भी इधर वाले पार्ट को यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे बांध देते हैं, इधर वाले पार्ट को यहाँ पर ला करके बांध देते हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ से स्पर्म तो आएगा लेकिन आगे नहीं सॉरी यहाँ पे फैलोपियन, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मतलब कि बोलने में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो टेस्टिस आगे आएगा, ये जो टेस्टिस जो है वो आगे सॉरी टेस्टिस कहा गया, स्पर्म जो आगे आएगा तो आगे आने के बाद ये पेनिस तक आ ही नहीं पाएगा। तो जब क्वाइटस होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस टाइम क्योंकि इधर था सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल तो सेमिनल फ्लूइड बनाएगा, तो मेल से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा वो सेमिनल फ्लूइड जाएगा, उसमें क्या होगा, बस उसमें स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही है वेसेक्टोमी, ठीक है। आफ्टर दिस मेथड इजैकुलेशन अकर्स विदाउट स्पर्म, यानी कि इजैकुलेशन प्रॉपर पहले के जैसे ही होगा, ठीक है, बस उसमें क्या होगा, स्पर्म नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड इज ट्यूबेक्टोमी। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस क्या है, ट्यूबेक्टोमी, फीमेल वाले में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूं, इट इज अ सर्जिकल मेथड। ये कैसा है, सर्जिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, और ये किस में, फीमेल में। वेयर अ पोर्शन ऑफ बोथ द फैलोपियन ट्यूब कट, जिसमें दोनों साइड से दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब को क्या किए हैं, कट दिए, एंड टाइड अप, और काट करके बांध देते हैं, जैसे उसमें बांध दिए। सो द ओवा विल अनेबल टू कम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके कारण क्या होगा, वो जो ओवा यानी कि वो जो ओवम होगी वो क्या होगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं पाएगी, जिसके कारण अब स्पर्म भी बेचारा आएगा तो इधर स्पर्म अटका रहेगा, उधर ओवम अटकी रहेगी, बीच में है बड़ा सा खाई, तो कहाँ से मिल पाएंगे दोनों। सो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, बहुतों का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो डेफिनेटली उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो नेचुरल वाले होंगे उनमें तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट जो आर्टिफिशियल होगा उसमें तो साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए जो नेचुरल चीजें आप आसपास देखते होंगे, बहुतों क्या होता है, तबीयत जो खराब होता है बहुत लोगों को, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पहले जमाने के लोग थे, वो क्या करते हैं, जब मान लो किसी को ज्यादा तबीयत खराब हो, ठीक है, अब किसी को ज्यादा मान ली सर्दी खांसी हो गई, तो वो क्या करते हैं कि काढ़ा बना करके पी लेते हैं, इन सब टाइप का नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। लेकिन अभी की बढ़ती दुनिया में क्या हो गया, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो थोड़ा सा सब्र करे। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जो अंग्रेजी मेडिसिन होती है, जो हम अभी इनटेक करते हैं, जो अभी लेते हैं, खाते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। जो नेचुरल है, जो प्रकृति की देन है, जो प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि तुलसी का पौधा हो, तुलसी का पत्ता हो गया, उन सब से क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप बहुत ज्यादा टैबलेट का यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं, यदि हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं अभी। तो देखिए साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, एक्सेप्ट द नेचुरल मेथड all the other contraceptives procedures are unnatural, therefore they must have some side effect, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे बोल रहा है
क्योंकि नेचुरल मेथड्स को छोड़ करके जितनी भी अदर मेथड्स हैं वो सब क्या है, वो सब के सब है अननेचुरल। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि सब के सब क्या है अननेचुरल, तो उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा। तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होगा, कभी नहीं होगा, यानी कि जो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर ब्लीडिंग होता है ना, तो इसमें क्या होगा, इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के साइड इफेक्ट्स इनके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से होते हैं, मिलते हैं। और यदि कभी कभार ऐसा भी होता है, यदि सीवियर केस हो गया, यानी कि यदि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज हो गया, बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज हो गया, तो इनके कारण बहुत से केसेस में इनफर्टिलिटी भी दिखाई दी गई है। इस बात को याद में रखिएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कोई भी चीज में नेचुरल चीजों का ही यूज करें, ठीक है। अब देखिए, एक होता है एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन किसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन रेफर्स टू द प्रीमैच्योर एक्सपल्शन, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि गर्भाशय से, यूजुअली बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि एबॉर्शन उसको बोलते हैं जब बेबी के बिना मैच्योरिटी आए हुए, यानी कि बेबी जब प्रॉपर ढंग से बना भी नहीं होता है, उससे पहले ही, यानी कि 20th वीक से पहले ही क्या कर दिया जाता है, उसको यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एबॉर्शन, ठीक है। एन एबॉर्शन में बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जो एबॉर्शन है वो एक तो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कि एक तो नेचुरल भी हो सकता है जिसको बोलते हैं मिसकैरेज, ठीक है, और दूसरा इंड्यूस्ड भी हो सकता है जिसको बोलते हैं इंटेंशनली परफॉर्म्ड, ठीक है। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जो वैसे जो क्या है कि भ्रूण का पहले पता लगाना, ठीक है, यानी कि जब प्रेगनेंसी के पीरियड में पता लगाना कि बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है, वो इलीगल है, ठीक है। सो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ये जो जिनमें जो कि जिनकी वाइफ तो प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में सोचते हैं कि नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए वगैरह, और वो उनका एबॉर्शन करवा देते हैं, यानी कि इंटेंशनली, मन के द्वारा, इच्छा के अनुसार किया गया ये एबॉर्शन, ठीक है। दूसरा एबॉर्शन का रीजन ये भी होता है, कभी कभार आप मूवीज में देखे होंगे कि कोई ऐसा केसेस हो जाता है जिस केस में जब सर्जरी हो रही होती है तो उस टाइम मम्मी और बच्चे दोनों को बचाना कभी कभार इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि जो पेशेंट का जो गार्जियन होता है उनसे कि आप किसको सेफ रखना चाहते हैं, बेबी को या मदर को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑपरेट करते हैं। तो वो किसी किसी केसेस में जब बच्चा मदर के लिए हानिकारक होता है, यानी कि उनके लिए खतरनाक होता है, तो उस टाइम में इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है, यानी कि एबॉर्शन करके बच्चे को साफ कर दिया जाता है और मदर को मदर को सेफ रखा जाता है, ठीक है। तो उसी को ये बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है। एक बार सबको पता है, ठीक है, कि जैसे लेक्चर फिनिश हो जाता है एक बार उसका रिवीजन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम रिवीजन भी करेंगे, साथ ही साथ आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते भी रहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमारा लेक्चर था आज का, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम आज अपना पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताया हुआ था इसमें बोर्ड में एटलीस्ट 5 नंबर तो आना ही आना है, नीट में 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, यानी कि 4 से 8 या फिर 12 नंबर भी इससे आपको मिल सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हुआ था नेचुरल मेथड और दूसरा हमने पढ़ लिया हुआ था बैरियर मेथड, ठीक है। तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हम पढ़े हैं केमिकल मेथड, जिसमें आता है क्रीम, जिसका एग्जाम्पल है डेल्फिन, जेली जिसका एग्जाम्पल है परसेप्टिन हो गया, वोल्पार पेस्ट हो गया, टैबलेट जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोमिन यानी कि कॉन्टैब, स्पॉन्जी फॉर्म जिनका एग्जाम्पल है नॉन ऑक्सीजनल 9, ठीक है। तो ये जो केमिकल मेथड्स होती है ना, इनमें क्या होता है
जब जैसे क्रीम होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, जो क्रीम होता है उसको वेजाइना के अंदर में उसको उस क्रीम को लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बहुत बार कि कोई खाना है, ठीक है, अब वो खाना क्या है, विषैला है। आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे, उसमें किसी में जहर होता है, पानी में, दूध में, किसी चीज में, कोई उसको पीता है मर जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, वेजाइना वेजाइना के जो ऊपर अंदर में क्या है, जेली लगाया हुआ है। अब जब जेली लगा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म आएगा तो वो जो जेली जेली होगा या फिर क्रीम होगा या फिर स्पॉन्जी फोम होगा या फिर टैबलेट खाई होगी, वॉटेवर इनमें से कोई भी केमिकल मेथड होगा, तो वो जो केमिकल मेथड होता है जैसे क्रीम ही, तो क्या करेगा, कुछ एसिड्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि हो गया बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कैमेनोफोर एसिड यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिड। अब ये एसिड्स होती है, ये क्या करते हैं, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, जिसके कारण होता है स्पर्मिसाइडल एक्शन, यानी कि स्पर्म जो है वो बेचारा मारा जाता है, मर जाता है, और ये हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, आईयूडीएस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसको यूट्रस में फिक्स किया जाता है, ठीक है, यूट्रस में उसको इंसर्ट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, ठीक है, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो यानी कि प्रेगनेंसी ना हो। ये जो आईयूडी है इसको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इंसर्ट कर सकता है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई नर्स हो सकती है। यहाँ पे कंपाउंडर क्यों नहीं वैसे बोले हैं, क्योंकि डॉक्टर भी यहाँ पे फीमेल डॉक्टर या फिर नर्स तो फीमेल होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई फीमेल अपने अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करेगी तो वो मेल डॉक्टर को जल्दी चॉइस नहीं करती है। हाँ, यदि उसका डॉक्टर हस्बैंड हो फिर चल सकता है, ठीक है, बट यदि उसका डॉक्टर हस्बैंड नहीं हो तो वो ऑब्वियसली फीमेल डॉक्टर को ही या फिर नर्स को प्रीफर करती है इन चीजों के लिए, ठीक है। आईयूडी 3 प्रकार का होता है, इंसर्टेड आईयूडी, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी। इंसर्टेड आईयूडी में का एग्जांपल लिप्स लूप, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी का कॉपर टी, कॉपर 7, हार्मोनल आईयूडी का प्रोजेस्टेरेट, ठीक है, या फिर LNG-20। नेक्स्ट, ये कॉपर टी का शेप कुछ इस तरीके का होता है, कॉपर 7 का शेप कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड आईयूडीएस के कुछ एग्जांपल्स और, जैसे कि प्रोजेस्टेरेट हो गया, फिर प्रोजेस्टिन हो गया, LNG-20 हो गया, अल्फा कीटो डेसोगेस्ट्रल हो गया। एस्ट्रोजन रिलेटेड आईयूडी में जैसे ओएस्ट्रोजन हो गया, इथेनाइल एस्ट्राडायोल हो गया। नेक्स्ट, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको मुंह के द्वारा लेते हैं मेडिसिन को, जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। 3 तरीके का मेडिसिन होता है, डेली यूज वाला, वीकली यूज वाला, मंथली यूज वाला। मंथली यूज वाले का एग्जांपल क्विनेस्ट्रॉल, वीकली यूज वाले का सहेली। जो सहेली मेडिसिन होती है ये नॉन स्टेरॉयडल ओसीपी होती है, ठीक है। इसको CDI में बनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया जाता है। जब ये मेडिसिन कोई लेती है तो वो स्टार्टिंग के 3 महीने तक 2 टैबलेट पर वीक लेती है, और बाद में जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक 1 टैबलेट पर वीक, ठीक है। डेली यूज वाला 2 टाइप का होता है, मिनी पिल्स, मल्टी पिल्स। मिनी पिल्स में सिंगल टैबलेट पर डे लेते हैं, और मल्टी पिल्स में 1 या फिर 1 से 2 भी पिल्स आगे बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने बताया भी। मिनी पिल्स का एग्जांपल POP, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल। मल्टी पिल्स में दो टाइप आते हैं, मोनोफेजिक, मल्टीफेजिक, ठीक है, मोनोफेजिक, मल्टीफेजिक। मोनोफेजिक में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल दोनों सेम होता है पर डे, ठीक है। अब इसमें माला डी, माला एन इसका एग्जांपल, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे मल्टीफेजिक की, तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल तो सेम होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है 21वें दिन तक, ठीक है। 21 दिन का ये कोर्स होता है, ठीक है। इसको 5वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक इसको खाया जाता है। जब बीच में जो 1 हफ्ते का गैप होता है जिसमें इस पिल को नहीं लिया जाता है, उस डे को बोलते हैं पिल फ्री डेज। मल्टीफेजिक पिल्स का एग्जांपल ट्रैक्विलर और ऑर्थोनोबम, क्लियर। नेक्स्ट, इम्प्लांट, मैंने बताया ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस होता है जिसको जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक एग्जांपल हम बात करें नॉरप्लांट की, उसमें प्रोजेस्टिन पाया जाता है, जिसमें टोटल 6 जो सिलिकॉन का छोटा सा मैचस्टिक टाइप का या फिर बोल सकते कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको जो आर्म है यहाँ पे अपर आर्म, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है।
इसमें किसी सूचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह तो होता नहीं है। नेक्स्ट, नॉर प्लांट जो होता है, नॉर प्लांट का इफेक्ट टोटल 5 साल तक रहता है। यदि हम दूसरे इम्प्लांट का एग्जांपल ले इम्प्लानॉन का, ठीक है, तो इम्प्लानॉन जो होता है उसमें सिंगल ही होता है, जैसे उसमें 6 था ना, इसमें सिंगल ही होता है, हल्का सा चौड़ा होता है, लेकिन इम्प्लानॉन का जो इफेक्टिव ईयर हुआ है वो सिर्फ 3 ईयर है, ठीक है। यूजर सबसे ज्यादा कॉन्डम का होता है, देन ओसीपी, आईयूडी, सर्जिकल मेथड, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूजर है आईयूडी। क्लियर। नेक्स्ट, जो एवरेज फेल्यूर रेट की बात किए हुए थे, किसी का भी 90% नहीं है, नेचुरल मेथड का 20 to 30% है, कोइटस इंटरप्टस का 23% है, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का 20% है, बैरियर मेथड का 10 to 15% है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का 2 to 3% है, इम्प्लांट्स का 1% से भी कम है, आईयूडीएस का 6% है, यानी कि सबसे बेस्ट जो माना गया है वो इम्प्लांट को और आईयूडी को। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड जो होता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं फैमिली प्लानिंग का, ये परमानेंट मेथड होता है, इसी को स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीमेन, मेल में सीमेन के पैसेज को और फीमेल में ओवा के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। 2 प्रकार के होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी होता है मेल में, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में, ठीक है। उसके बाद जो वैसेक्टोमी होता है उसमें वॉस डिफरेंस को काट करके उसको बांध देते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है वो आगे तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और जिसमें इजैकुलेशन तो होता है जब कोइटस हो रहा होता है, बट उस इजैकुलेशन में सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होता है, उसमें स्पर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि फीमेल में किया जाता है, ठीक है। इसमें फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ओवा है वो आगे तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो साइड इफेक्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, वो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट यदि बात करें अदर मेथड्स की, क्योंकि वो अननेचुरल है तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यही सब, ठीक है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, जब बच्चा डेवलप नहीं हुआ होता है उससे पहले ही उस बच्चे को किल कर दिया जाता है, यानी कि उसको सफाई कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, फिर उसी को क्या बोलते हैं, एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन हो सकता है कि नेचुरली भी हो जाए, कभी कभार खुद से भी हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं चाहती है कि उसका बच्चा एबॉर्ट हो, उसका बच्चा मरे, लेकिन वो बच्चा पेट में ही मर जाता है, ठीक है। और कभी कभार उसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, सफाई करवा लिया जाता है, या तो किसी अच्छे पर्पज से भी या फिर किसी खराब पर्पज से भी, दोनों ही पर्पज से, ठीक है। उसी को बोलते हैं एबॉर्शन। दैट इज ऑल अबाउट योर बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। सो कल हम पढ़ेंगे एमटीपी, ठीक है। एमटीपी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और नीट में भी एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1-2 साल गैप में या फिर ऑलमोस्ट हर साल होता ही होता है। सो उस लेक्चर को भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। होप वीडियो पसंद आई हो, देन लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेन चीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।